नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ राजनीतिक सिद्धांत और चिंतन में अध्याय 9 अधिकार। बच्चों, आज अधिकार के बारे में हम जानेंगे कि अधिकार क्या है, अधिकारों की क्यों आवश्यकता होती है, और हम ये जानेंगे इस अध्याय में कि अधिकारों की प्रकृति और उसकी विशेषताएं क्या हैं। अधिकार राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं। अधिकार का आधार और अधिकारों के बारे में विभिन्न सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जॉन लॉक द्वारा दिया गया। कानूनी अधिकारों का सिद्धांत भी हम जानेंगे। लास्की का सामाजिक लोकतांत्रिक सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे। अधिकारों का उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत क्या है, अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है। तो इन विभिन्न सिद्धांतों के बारे में विद्यार्थियों हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, और लोकतांत्रिक अधिकार, उदारवादी और मार्क्सवादी राज्य नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्रदान करता है, इस अध्याय में हम जानेंगे। और मानव अधिकार क्या है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा क्या है, मानव अधिकारों की प्रकृति और उसकी विशेषताएं क्या हैं, मानव अधिकारों का महत्व क्या है, मानव अधिकारों की सीमाएं अथवा आलोचनात्मक समीक्षा हम करेंगे, और मानव अधिकारों का उल्लंघन तथा अधिकारों के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं। हम इस पूरे अध्याय में यह सभी विषय के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, अधिकार क्या है और अधिकार क्यों आवश्यक है, सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, अधिकार क्या होता है? आप सभी को पता है विद्यार्थियों कि व्यक्ति के विकास के लिए हमें अधिकारों की आवश्यकता होती है, और बिना अधिकारों के कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। इसीलिए भारत के संविधान के द्वारा या विभिन्न देशों के संविधानों के द्वारा या विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा सभी व्यक्तियों को अधिकार दिए जाते हैं, जिनके आधार पर वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, आर्थिक विकास करता है, सामाजिक विकास करता है और राजनीतिक विकास करता है। संपूर्ण जीवन क्षेत्र में वह अपना विकास कर पाता है। यदि किसी व्यक्ति विशेष के पास, मनुष्य के पास अधिकार नहीं होंगे, तो वह अधिकारों के नहीं होने से वह अपना विकास नहीं कर पाएगा। तो विद्यार्थियों, हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि अधिकार क्या है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ शक्तियां छिपी होती हैं, जिनका विकास किए बिना वह आगे नहीं बढ़ सकता। तो प्रत्येक व्यक्ति में जो शक्तियां छिपी होती हैं या प्रतिभाएं छिपी होती हैं, वो बिना अधिकारों के, बिना उसको दी जाने वाली सुविधाओं के आधार पर वह अपना विकास नहीं कर सकता। व्यक्ति उन सुविधाओं या अवसरों की मांग करता है जिनके माध्यम से वह अपना विकास कर सके। बिल्कुल सही बात है, व्यक्ति को वे सुविधाएं और अवसर मिलने वाजिब होने चाहिए जिससे कि वह अपना विकास कर सके, और वे सभी सुविधाएं और अवसर व्यक्ति को अधिकारों के माध्यम से ही मिलती है। विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि एक विवेकशील प्राणी होने के नाते वह यह भी जानता है कि जैसे उसे इन अवसरों या सुविधाओं की आवश्यकता है, वैसे ही अन्य मनुष्यों को भी वे सुविधाएं मिलनी चाहिए। जैसे कि एक व्यक्ति को सभी अवसरों की सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसी प्रकार से अन्य व्यक्तियों को भी अवसर और सुविधाओं की अभिलाषा होती है, और वे सभी को प्राप्त होनी चाहिए। जीवन और माल असबाब सुरक्षित रहे तथा किसी को भी अपने धार्मिक विचारों के कारण कष्ट न सहना पड़े। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों, जीवन जीने का अधिकार, माल असबाब यानी संपत्ति का सुरक्षित रखने का अधिकार, ये सभी अधिकार और धार्मिक विचारों के कारण किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी को उत्पीड़ित ना किया जाए, यह हर व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है। विद्यार्थियों, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, यह हर व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है। सभी व्यक्तियों को ये सभी चीजें प्राप्त होनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति, समुदाय या किसी एक धर्म के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव या
किसी भी प्रकार से किसी को वंचित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार एक विवेकशील प्राणी केवल अपने लिए ही सुविधाओं की मांग नहीं करता है, वह दूसरों की सुविधाओं का भी ध्यान रखता है। फलस्वरूप कुछ मांगों को समाज अथवा राज्य का संरक्षण मिल जाता है और यह संरक्षण ही अधिकार की स्थापना का मूल कारण है। अधिकार का यही अर्थ इसलिए है कि अधिकार आवश्यक है। अधिकार का सही अर्थ हम बताएं तो अधिकार हमें इसलिए अधिकार इसलिए होते हैं कि वो हमारे लिए आवश्यक होते हैं, वो हमारे लिए जरूरी होते हैं। अधिकारों के बिना न व्यक्ति का विकास संभव है, न समाज की प्रगति कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अधिकारों के बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, ना ही वह राजनीतिक विकास कर सकता है, न सामाजिक विकास कर सकता है। किसी भी प्रकार का विकास व्यक्ति नहीं कर सकता। आमतौर पर एक व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकारों की आवश्यकता होती है, जैसे कि मत देने का अधिकार, जिसे नागरिकता का अधिकार या राजनीतिक अधिकार भी कहते हैं। कानून के समक्ष समानता का अधिकार से तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष, कानून के सामने समान होंगे। किसी भी धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म पालन, अपने धर्म का पालन करना, उसका प्रचार करना, उसका प्रसार करना, कर की अदायगी से छूट और अभिव्यक्ति का अधिकार तथा काम पाने व संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, ये सारे अधिकार जो हैं वो मनुष्यों को प्राप्त या व्यक्तियों को प्राप्त होते। इन्हीं बातों को विद्वानों ने अलग अलग शब्दों में रखा है। अधिकार की कुछ परिभाषाएं बताई हैं। जैसे कि हम अर्नेस्ट बार्कर की बात करें तो अर्नेस्ट बार्कर कहते हैं अपने शब्दों में कि अधिकार कुछ कार्यों को करने की स्वतंत्रता का ही दूसरा नाम है। अर्थात अधिकार वे होते हैं जिससे हम कुछ कार्य कर सकें, और यही स्वतंत्रता जो है हमें क्या बताती है कि हमें अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों के कारण ही अपना विकास कर सकते हैं। इस स्वतंत्रता की गारंटी मुझे कानून से हासिल होती है। कानून से हासिल होती है अर्थात संविधान से, यानी सरकार के द्वारा हमें प्रदान की जाती है कि अधिकार हमें वह कार्य करने की स्वतंत्रता देते हैं जिससे कि मैं अपने इस अधिकार से अपना विकास कर सकूं। लास्की है, वो कहते हैं अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां होती हैं जिनके बिना साधारण रूप से कोई भी अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। अर्थात अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारण रूप से कोई भी अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। जैसे कि अर्नेस्ट बार्कर कहते हैं कि अधिकार कुछ कार्यों को करने की स्वतंत्रता है, अर्थात लास्की भी यही कहना चाहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं, वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना हम अपना कोई भी विकास नहीं कर सकते हैं। दोनों का कहने का तात्पर्य एक ही है, और लेकिन दोनों ने अलग अलग तरीके से अपनी बात को रखा है। बार्कर की परिभाषा में अधिकार का एक प्रमुख लक्षण यह माना गया है कि उसे कानून का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, परंतु लास्की इस मत से सहमत नहीं है। उनके अनुसार अधिकार दो प्रकार के होते हैं। एक वे अधिकार जिन्हें राज्य की मान्यता मिल गई है, और दूसरे वे जिन्हें मान्यता दिलाए जाने के लिए संघर्ष किया जा रहा है। राज्य ने काम पाने का अधिकार भले ही स्वीकार न किया हो, परंतु उसे अधिकार ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि काम के बिना कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। तो इसलिए विद्यार्थियों, बार्कर की परिभाषा जो इस प्रकार से बताती है कि कानून के सामने सभी समान हैं, और लास्की भी इसी बात से की बात करते हैं कि अधिकार दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो राज्य की मान्यता के द्वारा दिए जाते हैं, और वे जिन्हें मान्यता दिलाए जाने के लिए संघर्ष करना होता है। तो राज्य ने जो काम पाने का अधिकार दिया है, वह काम पाने का अधिकार हमें भले ही वह अधिकारों के रूप में नहीं दिया गया हो, लेकिन बिना काम के कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। इसलिए हम बात करें तो ऑटोमेटिकली जो है अपने आप ही स्वतः ही काम पाने का अधिकार इन सभी अधिकारों में समाहित हो जाता है। इसके बाद विद्यार्थियों, बेन और पीटर्स
एक विचारक हैं, इन्होंने भी अपनी परिभाषा देते हुए अधिकारों के बारे में कहा है कि अधिकारों की स्थापना एक सुस्थापित नियम द्वारा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकारों की स्थापना जो की जाती है वह संविधान या राज्य के द्वारा एक नियम के द्वारा की जाती है कि व्यक्तियों को अधिकार किस आधार पर दिए जाएंगे। वह नियम चाहे कानून पर आधारित हो अथवा परंपरा पर। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अधिकारों के रूप में जो नियम प्रतिपादित किए जाते हैं वे नियम कानून के द्वारा भी हो सकते हैं या परंपरा के आधार पर भी हो सकते हैं। इस परिभाषा की विशेषता यह है कि बैन और पीटर्स केवल कानून को ही अधिकार का स्रोत नहीं मानते हैं विद्यार्थियों, उनके अनुसार हमारे बहुत से अधिकार परंपरा और लोकमत पर भी आधारित होते हैं। इसी के साथ ही बच्चों T.H. मार्शल हैं, वो भी यही कहते हैं, एंथनी गिडेंस हैं, वो भी अधिकारों की बारे में अपना मत रखते हैं और कहते हैं कि उन वैध क्षेत्रों की ओर संकेत करते हैं जिनमें एक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आजादी हो। वे वैध क्षेत्र का मतलब है वे कानूनी क्षेत्र या वे ऐसी जगह जो उचित हैं जहां पर व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए आजाद कर सकता है, यानी कि उसको इस प्रकार की आजादी है कि वह अपनी इच्छानुसार कार्य कर सके, रोजगार प्राप्त कर सके और अपना विकास कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और समाज का विकास कर सके और जिस समाज में वह रह रहा है उस समाज में रहने वाले लोगों के विकास में भी वह सहयोग थे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से विभिन्न विचारकों ने, जिसमें हमने अर्नेस्ट बार्कर की बात करी, लास्की की बात करी, बैन और पीटर्स की बात करी, T.H. मार्शल, एंथनी गिडेंस और डेविड हेल, इन सभी विचारकों ने जिस आधार पर अधिकारों को परिभाषित किया है उनका एक ही मंतव्य है कि अधिकार सभी लोगों को प्राप्त होने चाहिए। किसी भी धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, जन्म स्थान, लिंग या क्षेत्र के आधार पर किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सभी लोग जो हैं या सभी मानव जो हैं राज्य के समक्ष, कानून के समक्ष समान है। समता का अधिकार उनको प्राप्त है, स्वतंत्रता का अधिकार उन्हें प्राप्त है और इन्हीं अधिकारों के साथ ही वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, काम पाने का अधिकार रख सकते हैं, किसी भी रोजगार को प्राप्त करने का अधिकार रख सकते हैं, अपनी योग्यता के आधार पर वे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। बिना रोजगार, बिना कार्य की स्वतंत्रता के कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, अधिकार हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए अधिकार हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि अधिकार क्या होते हैं, अधिकार की क्या आवश्यकता होती है, यह आपको भली भांति समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में विद्यार्थियों हम अधिकारों की प्रकृति और उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और धन्यवाद एंड नमस्कार।